Hello everyone. Today we start 12th physics first chapter electrostatics. So what is the electrostatics? Electrostatic is the branch of physics that studies electric charge at rest. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होता है. तो व्हाट इज द चार्ज? तो चार्ज क्या है? चार्ज में प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है. अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा. अब चार्ज है, चार्ज जब रेस्ट में होगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, और मोशन में है तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा. फॉर एग्जांपल अगर वो रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट होगा. और वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मूव कर रहा है तो उसकी वजह से करंट भी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायमेंशन भी होगा. तो हम जो डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर हम चार्ज वर्ड यूज में लेते हैं या चार्ज की वजह से वो फिनोमेना हो रहा है. अगर मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो जो चौक के जो पार्टिकल्स है जो बोर्ड के साथ ही रह गए वापस नहीं आए. क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वहाँ बॉन्ड बन चुका है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ हर जगह पे. अगर मैं कोई रबड़ लेता हूँ या फिर कोई रोड ले रहा हूँ, प्लास्टिक रोड, उसको मैं रफ कर रहा हूँ, या कोई ग्लास रोड ले रहा हूँ, उसको मैं सिल्क के साथ रफ कर रहा हूँ, फिर हम क्या देखेंगे कि जो पेपर की स्मॉल पीस है उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. यानी वहाँ पे क्या है? वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है. तो हम आगे इसी पॉइंट में वो देखेंगे. तो हमसे पूछा गया चार्ज क्या है, तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं. तो चार्ज हमारे पास टू टाइप के हैं. फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड है नेगेटिव चार्ज. जनरली हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन हम यूज में ले लेंगे Q से. ठीक है. अब चार्ज में क्या होता है कि चार्ज में अगर सेम चार्ज है यानी बहुत पॉजिटिव चार्ज है या फिर बहुत नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करेंगे. और अगर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे. जैसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू चार्जेस है Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 एंड Q1 एंड Q2 इज लेस देन 0. तो इनमें से अट्रैक्शन कौन सा और रिपल्शन कौन सा है? अब यहाँ पे अगर टू चार्जेस है और लेस देन 0 है, टू चार्ज आपस में मल्टीप्लाई में और वो लेस देन 0 है, इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि वो अपोजिट साइन में है. अगर अपोजिट साइन में है तो वो अट्रैक्शन होगा. और यहाँ पे टू चार्जेस है जो ग्रेटर देन 0 है, इसका मीन क्या है कि दोनों सेम साइन में है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है. क्योंकि अगर पॉजिटिव को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी पॉजिटिव ही आता है. यानी यहाँ पे क्या है? ये सेम चार्ज है और सेम चार्ज है तो रिपल होगा. अब चार्जेस के बारे में हम स्टडी की. चार्ज टू टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं Q से. तो उसके अगला अपने पास पॉइंट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटा यानी चार्ज हमेशा क्वांटा की फॉर्म में फ्लो होता है कि हम लिखते हैं कि Q इक्वल टू NE. Q क्या है यहाँ पे? Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको E रिप्रेजेंट करता है. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीन है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीन है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज E. यानी अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा स्मॉलेस्ट चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के. यानी n कितना हो सकता है? n हो सकता है 1 2 3. ऐसा नहीं हो सकता कि n कैन नॉट इक्वल 1.5 2/3. ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, 3 होगा. यानी 1.5 तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं सकता. तो इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब यहाँ से अगर हमें कहेंगे आपको निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने, तो हम n इक्वल टू कैसे निकालेंगे? Q/E. Q क्या है? आपके पास टोटल चार्ज है. E क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन. और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. कूलम यहाँ पे चार्ज की यूनिट है. कूलम है चार्ज की यूनिट. और यहाँ पे Q इक्वल टू है NE, यानी E की वैल्यू होगी वो होगी 1.6 × 10⁻19 कूलम. N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
और Q है ये चार्ज है, आप इसे टोटल चार्ज बोल सकते हो कि ये टोटल चार्ज है। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जनरली, एक न्यूमेरिकल कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछते हैं तो देखो बोर्ड पे, यानी हम 1 कूलम, तो टोटल चार्ज हमारे पास गिवन है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और n हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q = NE। Q की वैल्यू है 1, n हमें फाइंड करना है और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ से n = आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁹ कूलम, सॉरी कूलम। यहाँ पे देखो क्यों है वो भी कूलम में है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कूलम में है, तो कूलम अपॉन कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि नंबर हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो n = हमारे पास आ जाएगा 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा 1 कूलम में, 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे हम क्वांटाइजेशन से अगर कोई न्यूमेरिकल है उसमें आपको E की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू गिवन और Q की वैल्यू पूछी है तो भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम चार्ज करते हैं तो उसके हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड है। फर्स्ट है फ्रिक्शनल से, हम उसको फ्रिक्शन करें, और सेकंड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन से हम कैसे किसी को चार्ज कर सकते हैं, तो वही सेम अपने पास एग्जांपल है कि हमने ग्लास की रोड ली और उसको सिल्क के ऊपर रफ कर रहे हैं। तो रफ करने से क्या होगा, ग्लास की रोड है और अगर सिल्क है हमारे पास तो उसको रफ करने से ग्लास रोड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सिल्क में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाएगा सिल्क के अंदर। अब ग्लास के पास क्या बच गया, ग्लास के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो ग्लास के पास पॉजिटिव बचा है क्योंकि रफ करने से पहले ग्लास न्यूट्रल था, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। तो अब अगर आपने रफ किया तो क्या हुआ, क्योंकि उसमें पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई, यानी इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो अब रोड है वो चार्ज हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो अब अगर उस रोड को मैं स्मॉल जो पेपर के पीसेस है उनके पास लेके जाऊंगा तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। एक्चुअली में वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहे हैं, उस पेपर के पीस में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ग्लास रोड है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा नेगेटिव चार्ज के लिए। बट पेपर में क्या होता है, पेपर एक लाइट वेट है, लाइट वेट होता है तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलर अगर हमारे पास प्लास्टिक की रोड है और उसको फर के साथ हम रफ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, वो प्लास्टिक रोड हो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ग्लास क्या हो रही थी, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, यहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी रफ करने की वजह से। और सेम सिचुएशन उसके साथ भी होगा कि अगर हम पेपर के पीसेस ले रहे हैं, स्मॉल पीसेस ले रहे हैं, तो वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को वहाँ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद में जो अपने पास सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि एक हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी है जो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, यानी जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है चार्ज बॉडी। देखो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, सॉरी कंडक्टिंग बॉडी है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब उसके पास क्या करते हैं, हम सपोज हम ग्लास की रोड उसके पास लेके जा रहे हैं। ग्लास को सबसे पहले हमने क्या किया था, ग्लास को रफ किया था सिल्क के साथ में, और सिल्क के साथ में रफ करने की वजह से इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया था ग्लास की रोड के ऊपर। और जब उसको हम इसके पास में लेके जा रहे हैं, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के पास में लेके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या, हालांकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ पास में आपस में टच नहीं किया, दोनों को कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि ये रोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको ग्राउंडिंग कर दूँ, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और आप इसको यहाँ से ग्राउंडिंग कर देते हो, तो पॉजिटिव चार्ज, यानी जब भी हम ग्राउंडिंग करते हैं तो अर्थ में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आके पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देते हैं। ग्राउंडिंग करने की वजह से हमारे पास एक ही सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो हट गए ग्राउंडिंग करने की वजह से। अब जब इस रोड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो यही नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे फैल जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हमने क्या किया इसमें, अगर देखा जाए तो एक तरह का इंडक्शन ही हुआ है। हमारे पास एक ग्लास रोड थी और एक कंडक्टिंग स्फीयर था जो चार्ज नहीं था। जब हम उसको क्लोज लेके गए तो जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और अब उस पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज रोड है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, तो एक साइड में, जिस साइड में रोड उस साइड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको नेगेटिवली यहाँ पे चार्ज करना है, तो हम इसको ग्राउंडिंग कर देंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज हट गया, हमारे पास नेगेटिव बच गया। अगर मान लो इस स्फीयर को नेगेटिव चार्ज की जगह में पॉजिटिवली चार्ज करना है, पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसका अपोजिट कर लेंगे, ग्लास की जगह क्या ले लेंगे, प्लास्टिक रोड ले लेंगे, तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास था इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी किसी भी सरफेस को हम चार्ज कर सकते हैं ओनली टू मेथड से। फर्स्ट आपका बाय फ्रिक्शनल मेथड और सेकंड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शनल मेथड में क्या करते हैं, सिंपल से हम उनको रफ करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ये प्रोसेस है, यानी किसी भी पॉजिटिव या किसी चार्ज बॉडी को सेकंड अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है, यानी उसके सरफेस पे भी चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में अगर चार्जेस के बारे में स्टडी करें तो हम जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो अगर चार्ज की हम प्रॉपर्टी देखें, हमसे जनरली पूछा जाता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस, मैंने कोई भी सिस्टम लिया यहाँ पे, इसमें चार्जेस है Q1, Q2, Q3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव Q5, नेगेटिव Q6। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस है तो अगर उनका हमें टोटल चार्ज निकालना है तो सिंपल मैथमेटिकली ये इनका सम हो जाएगा। जैसे टोटल चार्ज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, बट ध्यान रखना विद साइन आएगा, अगर चार्ज नेगेटिव साइन का तो यहाँ पे भी सम में भी नेगेटिव साइन आएगा, प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6, Q2 और Q6 दोनों नेगेटिव में है तो सम करते हैं इनको नेगेटिव कर देंगे, यानी टोटल चार्ज में क्या, जैसे हमने जनरली मैथ के अंदर सम करते हैं वही मेथड है यहाँ पे। सिंपल सा सम किया तो सबको ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या हुआ है, हमारे पास टोटल चार्ज निकल गया। और ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस है तो उनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे। इसके बाद में हमारे पास चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। हमने आइसोलेटेड सिस्टम यूज में क्यों लिया, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है या फिर वो डिवाइस है जिसमें से चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, जिसमें चार्ज है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। और बहुत सारे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल भी है, थर्मस उसमें से एक है। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम एक इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे देखो आप, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर बोथ साइड में, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद बोथ साइड में कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ये इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक